हेलो दोस्तों, आज इंडियन ज्योग्राफी में हमारी क्लास है भारत की तट रेखा, इंडियन कोस्ट लाइन। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। इसमें और भी बहुत सी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी अगर आप क्लास को शुरू से लेके अंत तक देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने पहले ही इसको यहाँ पर ड्रॉ किया है। और तट रेखा का मतलब आप क्या समझते हैं, पिछली क्लासों में भी हमने किया। तट रेखा का अर्थ है समुद्र से सटा हुआ या समुद्र से लगता हुआ, समुद्र से लगा क्षेत्र। तो हमारी जो बाउंड्री है भारत की, वो कितनी समुद्र से लगी हुई है। टोटल हमारी अगर हम बात करें तो यहाँ पर 7,516 किलोमीटर। तो ये हमारी तट रेखा है फ्रेंड्स, 7,516। बहुत सिंपल प्रश्न भी कई बार बड़े एग्जाम में आ जाता है। HCS 2019 के अंदर यही प्रश्न आया हुआ है। ऑप्शन 75, 115, 17, 16, 18 आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा कि भारत की तट रेखा कितनी लंबी है। अब तट रेखा के ऊपर पड़ने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हम करें, उससे पहले हमें यहाँ पर कुछ और पॉइंट कर लेने चाहिए। जो राज्य तट रेखा से नहीं लगते यानी समुद्र के साथ सटे हुए नहीं हैं, उनको हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, भू अवरुद्ध राज्य बोलते हैं। ये भी हमने डिस्कशन पिछली क्लास में किया था। भू अवरुद्ध, वो चाहे अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे पड़ते हों, अपने ही देश के राज्यों से घिरे हों, किसी राज्य के जिले हैं तो अपने ही राज्य के जिलों से घिरे हों, लेकिन वो समुद्र से नहीं लगते हैं, तो उनको सभी को बोला जाएगा भू अवरुद्ध। लैंड लॉक्ड स्टेट, लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट्स, लैंड लॉक्ड कंट्रीज। अब ऐसे बहुत से देश हैं, जैसे नेपाल है, यहाँ अफगानिस्तान है, चारों तरफ इनके कोई समुद्र नहीं लगता। तो ऐसे क्या बनेंगे, भू अवरुद्ध देश बन जाएंगे। जबकि भारत क्या है, बिल्कुल आधे से ज़्यादा यहाँ पर समुद्र तट के ऊपर पड़ता है। जो हमने यहाँ पर किया 7,516 किलोमीटर हमारी तट है। अब देखिए फ्रेंड्स, जो रेड सर्कल में है या रेड जो हमने यहाँ पर बॉक्स के अंदर जिनको लिखा है, वो हमारे स्टेट हैं, यानी रेड में क्या है, राज्य हैं। और जो ब्लू सर्कल के अंदर है, ब्लू बॉक्स के अंदर है, वो क्या है, हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं। यानी अब कितने राज्य हमारे तट रेखा के ऊपर पड़ते हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश तट रेखा के ऊपर पड़ते हैं, तो आप इजीली काउंट कर सकते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल 5, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु 9। यानी हमारे कितने राज्य तट रेखा के ऊपर आए, 9। दमन दीव दादरा नगर, अब ये एक ही काउंट होगा फ्रेंड्स। ये अक्टूबर 2019 में इसको एक ही कर दिया गया, क्योंकि छोटे छोटे तो ये थे, प्रशासन अलग से यहाँ पर बिठाना पड़ता था, तो इनको एक ही बना दिया गया। दमन दीव दादरा नगर अब इनको बोला जाता है। तो दमन दीव दादरा नगर 1, अरब सागर के अंदर लक्षद्वीप 2, तमिलनाडु के साथ लगता हुआ पौंडीचेरी 3 और अंडमान निकोबार 4। यानी हमारे कितने केंद्र शासित प्रदेश तट रेखा के ऊपर पड़ते हैं फ्रेंड्स, 4। तो हमारे कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कोस्ट लाइन पे पड़े, 13। तो भू अवरुद्ध कितने बनेंगे फ्रेंड्स, हमारे राज्य कितने हैं टोटल अगर हम स्टेट्स की बात करें तो अभी हमारे स्टेट्स कितने हैं, 28 हैं, क्योंकि 29 होते थे। जम्मू कश्मीर आप जानते हैं कि वो स्टेट नहीं रहा, 2 पार्ट बना के उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो राज्य कितने हमारे लैंड लॉक बचे हैं अभी भू अवरुद्ध की अगर हम बात करें तो 19 राज्य हमारे कैसे हैं, भू अवरुद्ध हैं। और यूटी हमारे जो टोटल हैं फ्रेंड्स, वो कितने हैं, 8 हैं। 4 हमने यहाँ पर लिखे हैं। अगर आप यहाँ बात करें तो 4 ऊपर ही आपको मिल जाएंगे, यहाँ पर लद्दाख, ये जम्मू कश्मीर, फिर चंडीगढ़ और फिर दिल्ली। तो हमारे कितने केंद्र शासित प्रदेश भू अवरुद्ध हैं, वो है 4। यानी 4 ही कोस्ट पे पड़ते हैं और 4 ही कहाँ पर पड़ते हैं, लैंड लॉक पड़ते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैंने आपको वर्बली और यहाँ पर लिख करके बताया है, ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कोस्ट पे पड़ते हैं, 13। राज्य कितने पड़ते हैं, 9। केंद्र शासित कितने पड़ते हैं, 4। भू अवरुद्ध कितने हैं, 4।
केंद्र शासित प्रदेश की अगर हम यहाँ पर बात करें तो फ्रेंड्स अब आप देखिए, हमने पिछली क्लास में भी किया था कि जब हम किसी भी क्षेत्र की अगर हम डायरेक्शन बनाएं तो उस क्षेत्र के बीच में, जनरल ज्योग्राफी में भी हमने कर रखा है कि उस क्षेत्र के बीच में हम ये लाइनें खींच देते हैं। तो हम जानते हैं कि ये क्या बन जाता है, ये नॉर्थ बन जाता है, ये पश्चिम बन जाता है, ये पूर्व और ये दक्षिण। तो ये हिस्सा हमारा सारे का सारा कैसा है, पश्चिमी है। तो इस हिस्से को फ्रेंड्स, यानी यहाँ तमिलनाडु से और गुजरात तक हम क्या बोलते हैं इसको फ्रेंड्स, हम इसको बोलते हैं पश्चिमी घाट। और यहाँ पर उड़ीसा से लेकर के और तमिलनाडु तक, यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, हम पूर्वी घाट। तो ये हमारे कोस्ट के साथ ही बातें जुड़ी हुई हैं। तो अब आप ये देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हमारे पश्चिमी घाट के ऊपर कौन कौन से राज्य हैं। तो पश्चिमी घाट पे तो गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है। केंद्र शासित प्रदेशों की बात करेंगे तो दमन दीव और दादरा नगर है। लेकिन राज्य की बात करेंगे तो पश्चिमी घाट पे कितने पड़ते हैं, 5। पूर्वी घाट हमने कहाँ से कहाँ लिखा है फ्रेंड्स, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केवल 3। लेकिन पूर्व में तट के ऊपर कितने पड़ते हैं, 4। पश्चिम में तट के ऊपर कितने पड़ते हैं, 5। ये बातें आपको नोट कर लेनी चाहिए। आपको बिल्कुल भी इंडियन ज्योग्राफी की क्लासों में निहत्थे नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि जीके का भी पोर्शन होता है, ज्योग्राफी जर्नल भी होती है, इंडियन भी होती है, करंट्स भी होता है। अब इसमें 2-3 पॉइंट तो करंट्स के ही हैं जो हमने अभी बोले हैं। तो आप खाली मत बैठिए, कागज़ और पेन साथ में रखिए और जो चीज़ आपको नहीं लगे उसको नोट करिए। नहीं तो बार बार आपको कहीं ना कहीं चैनल्स पे या गूगल पे सर्च करना पड़ेगा जो पॉइंट हम यहाँ पर बात करते हैं। तो पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट के राज्य आपको पता लगे। पूर्वी घाट पे 3 पड़ते हैं, पश्चिमी घाट पे 5 पड़ते हैं। लेकिन पूर्वी तट पे कितने पड़ते हैं, 4 पड़ते हैं। और पश्चिमी तट पे कितने पड़ते हैं, 5 पड़ते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, कुछ और पॉइंट मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करें हम साथ ही साथ। अब गुजरात की जो तट रेखा है, कोस्ट लाइन है, वो हमारे देश में राज्यों में सबसे लंबी है, अप्रोक्सीमेटली 1600 किलोमीटर। और गोवा चूंकि हमारा सबसे छोटा राज्य है तो इसकी कोस्ट लाइन भी बहुत छोटी है, 160 किलोमीटर। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य हमारे पास बहुत बार आता है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर एक बिल्कुल बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं डिस्कस करूँ आपके साथ। अगर हम अंडमान निकोबार की तट रेखा की बात करें, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है हमारा, इसकी तट रेखा 1962 किलोमीटर है। अब आ जाता है कि भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला प्रदेश कौन सा है। तो हमने गुजरात रट रखा होता है और ऑप्शन में अगर अंडमान निकोबार आ गया तो वहाँ पर हम गलत कर बैठेंगे। वो प्रदेश पूछ रहा है, वो प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश भी हो सकता है और हमारा वैसे प्रदेश भी हो सकता है। तो अंडमान निकोबार की तट रेखा पूरे भारत में सबसे लंबी है। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो द्वीपों के ऊपर होगा और अंडमान निकोबार का फैलाव कहाँ से कहाँ तक है ये हम कंप्लीट डिस्कशन में इसको लेंगे और तब हमें पता लगेगा कि ये कहाँ कहाँ पर पड़ता है, कितना इसका फैलाव है। तो ये हमारी तटरेखा 1962 अंडमान निकोबार की और गुजरात की है 1600। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, टोटल हमने कितनी की है, 7516। लेकिन 50% पे तो केवल 2 ही आते हैं, अंडमान निकोबार और गुजरात। फिर अगर हम राज्यों की बात करें आंध्र प्रदेश की, तो इसकी कोस्ट लाइन है 974 किलोमीटर। यानी अभी गुजरात ऐसा है कि कर्क रेखा के दोनों तरफ पड़ता है, ऊपर भी और नीचे भी। तो ये थोड़ा उत्तर में भी है, दक्षिण में भी है। लेकिन दक्षिणतम सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश है। और फ्रेंड्स, इसमें से जो तेलंगाना अलग हुआ था वो बिल्कुल अंदर ही है, कोस्ट पे आंध्र प्रदेश ही पड़ता है आज भी। तो इसकी कोस्ट लाइन पे जरा भी डिफरेंस नहीं आया है। तो आंध्र प्रदेश की तटरेखा दूसरे नंबर पे राज्यों में और दक्षिण में पहले नंबर पर सबसे लंबी है। उसके बाद तमिलनाडु आ जाता है फ्रेंड्स, और सभी की करने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। हमें केवल गुजरात, गोवा, अंडमान निकोबार और आंध्र प्रदेश तक
भी जाने की आवश्यकता नहीं, केवल 3 करें तो यहाँ पर काफ़ी होगा। तो ये हमारी हमने बात की फ्रेंड्स तट रेखा की, और बाकी जितने राज्य बचे वो कहाँ पर हैं, वो लैंड लॉक कहे जाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जितने भी हमारे तट हैं, यहाँ पर हमारे पड़ जाते हैं बंदरगाह। और बंदरगाह आप जानते हैं बंदरगाह क्या होता है। बंदरगाह समुद्र के साथ लगा जो रास्ता होता है, पोर्ट जिसको हम बोलते हैं, समुद्रों से सामान ले जाने के लिए, उतारने के लिए जो स्थान बनाया होता है समुद्र के साथ लगता, उसको हम बंदरगाह बोलते हैं फ्रेंड्स। तो लगभग ये जितने भी हैं हमारे तट के ऊपर पड़ने वाले राज्य है, यहाँ पर तो पोर्ट जरूर होंगे। तो उन पोर्ट का भी जिक्र करते हैं हम। गुजरात के अंदर जैसे हमारे जो बंदरगाह हैं, एक तो है दाहेज, ये भारत का एकमात्र केमिकल पोर्ट है, रासायनिक बंदरगाह है, क्योंकि रसायनों का यहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत होता है। तो गुजरात में फिर है पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ये पहले क्या होता था, कांडला बंदरगाह इसको हम बोलते थे, लेकिन अब इसका नाम चेंज हुआ पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से। और ये हमारे भारत का एकमात्र ज्वारीय बंदरगाह है, यानी यहाँ पर ज्वार भाटे का इस्तेमाल भी एक एनर्जी के रूप में किया जाता है। तो ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। गोवा के अंदर जो हमारा पोर्ट है, वो गोवा ही उसके पीछे लगा होता है नाम में, मार्मा गोवा, तो इसमें कोई मुश्किल नहीं होती पहचानने में। कर्नाटक के अंदर जो बंदरगाह है वो है मंगलूर। देखिए फ्रेंड्स, एक बेंगलोर है वो अलग है, ये मंगलूर है। और यहाँ से हम जापान को लोहा निर्यात करते हैं, जापान को लोहा निर्यात करते हैं। बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है। जापान की इकोनॉमी भारत पे डिपेंड करती है, तभी हमें इतनी टेक्नोलॉजी जापान से मिल जाती है बड़े आसानी से। क्योंकि अगर हम उसे लोहा न दें जो उसके अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, तो वो देश इतनी, शायद वो कहीं और से खरीदे, लेकिन भारत से एक मित्रतावश उसको चीज़ें आसानी से मिल रही हैं, ज़्यादा कठिनाई उसको नहीं आती है। तो कर्नाटक के अंदर, गोवा के अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी का लोहा है, तो मंगलूर से जापान को लोहा निर्यात किया जाता है। केरल के अंदर जो हमारा बंदरगाह है वो है कोच्चि, जो सोलर बनने की दिशा में है। फिर यहाँ पर तमिलनाडु के अंदर जो हमारे बंदरगाह हैं, चेन्नई, एन्नोर और तूतीकोरिन, ये तीनों बंदरगाह हमारे तमिलनाडु के अंदर है। अब चेन्नई को याद रखना फ्रेंड्स, ये कैसा है, कृत्रिम है और सबसे पुराना है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स बड़े एग्जाम के लिए। चेन्नई बंदरगाह सबसे पुराना है और कृत्रिम है। और शायद हमने यहाँ पर एक मिस किया है महाराष्ट्र का, जो हमने महाराष्ट्र यहाँ पर नोट किया था महाराष्ट्र, वहाँ पर भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई। ये याद रखना फ्रेंड्स, महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र में मुंबई सबसे बड़ा बंदरगाह है, व्यस्त है। और इसके भार को कम करने के लिए पूना के अंदर बनाया गया नाहा सेवा या नावा सेवा इसको बोलते हैं, यानी दोनों महाराष्ट्र के अंदर है। मुंबई नाहा सेवा, मुंबई पे जो प्रेशर था उसको कम करने के लिए नाहा सेवा यहाँ पर पुणे के अंदर बनाया गया। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई। और जो अभी हमने बात की फ्रेंड्स, चेन्नई भारत का सबसे पुराना और आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम बंदरगाह है। उसके बाद आ जाते हैं आंध्र प्रदेश में, यहाँ पर है फ्रेंड्स विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह है, ये याद रखना। उड़ीसा के अंदर है पारादीप और पश्चिम बंगाल के अंदर है कलकत्ता। अब कलकत्ता के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट छिपा हुआ फ्रेंड्स, जो बिल्कुल एग्जाम एचटेट सीटेट में तो हर साल ही रिपीट हो जाता है ये प्रश्न। कलकत्ता जो है भारत का एकमात्र नदी बंदरगाह है।
अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बंदरगाह शुरू करने से पहले आपको बताया था कि बंदरगाह समुद्र के साथ लगे होते हैं, लेकिन भारत में नदी के ऊपर भी एक बंदरगाह बनाया गया है, कलकत्ता। जो हुगली नदी है उसके ऊपर बनाया गया है कलकत्ता, यानी राजधानी भी है लेकिन इसके नाम से बंदरगाह भी है। तो भारत में कई तरह के एक्सेप्शन है। जब हम द्वीप की बात करेंगे तो माजुली द्वीप आएगा, जो असम के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी में है, एकमात्र नदी द्वीप है पूरे भारत का, और दुनिया के गिने चुने द्वीपों के अंदर वो एक है। तो एकमात्र नदी बंदरगाह है हमारा कलकत्ता, यहाँ पर हुगली नदी के ऊपर। बाकी जितने भी हैं सारे समुद्र से लगे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारी कोस्ट लाइन के साथ साथ हमने यहाँ पर डिस्कशन किया भारत के बंदरगाह, पुराना किया, बड़ा किया, सर्वश्रेष्ठ किया। नेक्स्ट क्लास होगी हमारी भारत के द्वीपों के ऊपर, और जैसे में कुछ बचा है उसके साथ हम शुरू करेंगे, और द्वीप के पूरे हम चैप्टर को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आप जुड़े रहिए और जोड़िए अपने दोस्तों को भी। धन्यवाद।